नमस्कार दोस्तों। ज़रा कल्पना कीजिए, आज से करीब 3000 साल पहले भारत के उत्तरी हिस्सों में जंगल, नदियाँ और छोटे छोटे गांव में रहते थे। लोग खेती करते थे, शिकार करते थे और छोटे समूहों में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इन समूहों के मुखिया यानी जनपदों के नेता अपनी ताकत बढ़ाने लगे। पहले तो सब बराबर थे, पर अब कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली बनने लगे। यहीं से शुरू हुआ राज्य और राजा बनने का दौर। अब बात सिर्फ गांव की नहीं रही, बल्कि इलाके पर हुकूमत होने लगी। कहीं कुरु का राजा, कहीं पंचाल का, कहीं मगध का नाम सुनाई देने लगा। ये थे भारत के पहले राज्य, जहाँ राजा का आदेश सब पर लागू होता था। यानी दोस्तों, इंसान के समाज से राज सत्ता की नींव यहीं से पड़ी थी और इतिहास का नया पन्ना खुल चुका था। अब सवाल उठता है, ये राजा बनते कैसे थे? तो पहले के ज़माने में कोई चुनाव नहीं होते थे। लोगों की सभाएं होती थी, जिन्हें सभा और सभामिति कहा जाता था। कभी कभी इन सभाओं में बड़े और समझदार लोग इकट्ठे होकर तय करते थे कि राजा कौन बनेगा। कई जगह राजा वंशानुगत यानी अपने पिता की जगह बेटा बन जाता था। कई जगह राजा को बल, धन और सेना के दम पर बनना पड़ता था। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उस समय राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि जिम्मेदार भी होता था। उसे लोगों की सुरक्षा करनी होती थी, न्याय देना होता था और नियम बनाना होता था। मतलब राजा बनना आसान नहीं था, क्योंकि जनता सब देखती थी। राजा अगर गलत करता तो सभाएं सवाल भी उठाती थी। अब जरा सुनिए, जनपद शब्द का मतलब क्या था। जन यानी लोग और पद यानी ज़मीन, मतलब जहाँ लोग बसते हैं। पहले ये छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, जैसे कुरु, पंचाल, मगध, कौशल आदि। लेकिन जब ये और मजबूत हुए तो बन गए महाजनपद यानी बड़े राज्य, जिनकी अपनी सेनाएं, अपने कर वसूलने वाले लोग और अपनी राजधानी होती थी। राजधानी अक्सर नदी के किनारे होती थी, जैसे मगध की राजधानी राजगृह यानी राजगीर, और बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना, जो अब इस समय पटना बिहार में है। यहीं से सभ्यता तेज़ी से बढ़ने लगी। लोग अब सिर्फ खेती में नहीं, व्यापार और प्रशासन में भी काम करने लगे। अब आया सबसे अहम सवाल, राजा के पास सेना थी, काम करने वाले अधिकारी थे, तो उनका खर्चा कैसे चलता था? उत्तर है कर यानी टैक्स। हर किसान, हर व्यापारी, हर कारीगर राजा को किसी न किसी रूप में कर देता था। कभी अन्न के रूप में, कभी श्रम के रूप में, कभी वस्तु के रूप में। राजा इस कर से अपनी सेना चलाता था, सड़कों, महिलाओं और नगरों का निर्माण करवाता था। पर सोचिए, किसान दिन रात मेहनत करता था और फिर भी कर देना पड़ता था। यानी राज्य के आने के साथ साथ असमानता भी शुरू हो गई थी। अब राजा को अपनी सत्ता बनाए रखने की ज़रूरत थी सेना की। पहले के ज़माने में सेना में लोग अपने मन से आते थे, पर अब राजा के पास स्थायी सेना होती थी। घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सैनिक, सबका प्रशिक्षण होता था। युद्ध सिर्फ इलाका बढ़ाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि प्रतिष्ठा और धन के लिए भी लड़े जाते थे। और हाँ, युद्ध जीतने वाला राजा चक्रवर्ती कहलाता था, यानी संपूर्ण धरती पर शासन करने वाला। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। हर जगह राजा नहीं होता था। कुछ राज्यों में राजा की जगह लोग मिलकर शासन करते थे, जिन्हें कहा गया गणराज्य या गणसंघ। उदाहरण के तौर पर वज्जी गणराज्य, जहाँ कई कुल मिलाकर निर्णय लेते थे, सभा होती थी, लोग खुलकर राय रखते थे। यानी लोकतंत्र की पहली झलक यहीं दिखी थी, जहाँ जनता की राय भी मायने रखती थी। अब दोस्तों, अगर बात सबसे ताकतवर राज्य की करें तो नाम आता है मगध की। मगध की भूमि उपजाऊ थी, लोहे के औजार बनते थे और वहाँ हाथियों की भरमार थी, जिससे उनकी सेना बहुत मजबूत थी। शुरुआत में मगध पर शासन किया बिंबिसार और अजातशत्रु ने। इन राजाओं ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, किले, सड़कें और नहरें बनवाई, जिससे मगध सबसे ताकतवर राज्य बन गया। लेकिन एक बात समझिए, राजा चाहे जितना ताकतवर हो, राज्य की असली रीढ़ थे किसान और आम लोग। किसान खेती करते थे, पर उन्हें कर देना पड़ता था। ग्राम पंचायतें भी अब राजकीय नियंत्रण में आ गई थी। लोगों के काम का हिसाब रखा जाने लगा। यानी अब समाज में ऊंच नीच बढ़ने लगी थी। कुछ के पास सब कुछ था, कुछ के पास कुछ नहीं, और कुछ को अपनी मेहनत पर भी कर देना पड़ता था। जैसे ही छोटे छोटे जनपद बड़े महाजनपदों में बनते गए,
राजाओं को चाहिए था एक ऐसी जगह जहां वो शासन कर सकें, जहां अधिकारी, सैनिक, व्यापारी और आम लोग सब मिलकर काम करें। यही जगह बनी राजधानी। राजधानी का मतलब सिर्फ राजा का महल नहीं था, यह वह जगह थी जहां पर हर चीज़ संगठित और व्यवस्थित तरीके से चलती थी। सोचिए, एक बड़े शहर में सैनिक चौकियों पर खड़े हैं, व्यापारी अपने सामान बेच रहे हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं भाई सड़कें और दीवारें क्यों थी, तो जवाब है सुरक्षा और व्यवस्था के लिए। राजा चाहता था कि कोई भी बाहरी हमला या चोरी उसके शहर में ना हो, इसलिए नगर की दीवारें ऊंची और मजबूत बनाई गईं और हाँ, नगर के दरवाज़ों पर एक सैनिक तैनात हमेशा रहता था। राजधानी में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, व्यापार और कला का भी केंद्र बनता गया। लोग शहरों में आते, किसान अनाज बेचने, शिल्पकार अपने औजार बेचने और व्यापारी दूर दूर देशों से माल के लिए आते थे। यही वजह थी नगर हमेशा जीवंत और हलचल से भरा रहता था। लेकिन राजधानियाँ सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, यहाँ प्रशासन चलता था। राजा और उसके अधिकारी कानून बनाते थे, कर वसूलते थे और जनता के जीवन को नियंत्रण करते थे। ध्यान दीजिए, किसान और व्यापारी नगर के विकास का हिस्सा थे। राजा की शक्ति दिखती थी महल और सैनिकों में, पर नगर की असली ज़िंदगी होती थी लोगों की मेहनत और संवाद से। अब सोचिए, जैसे पाटलिपुत्र जो बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना, वहाँ नहरें, सड़कें, बाजार और किले बन गए। लोग आकर अपने सामान बेचने लगे, शिल्पकार अपने हाथों की कला दिखाते थे और सेना चौकियों पर रहती, यानी पूरा नगर एक संगठित प्रणाली में चलता था। राजधानी में शिक्षा और संस्कृति भी पनपती थी। शिक्षक, पुजारी, विद्वान नगर की गलियों में रहते थे, लोगों को शिक्षा और धर्म की जानकारी देते थे और धीरे धीरे नगर सिर्फ राजनीति के केंद्र नहीं बल्कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आप देख सकते हो, गांव में ज़मीन दी, किसानों ने मेहनत दी और नगरों ने उसे संभाल कर सजाया। राजधानी और नगर सिर्फ राजा के लिए नहीं थे बल्कि पूरे समाज के लिए बन गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, गांव में ज़मीन दी, किसानों ने मेहनत दी और नगरों ने उसे संभाल कर सजाया। राजधानी और नगर सिर्फ राजा के लिए नहीं थे बल्कि पूरे समाज की पहचान बन गया। इसलिए कहा जाता है, गांव भारत की आत्मा है और नगर उसका चेहरा। राजा का महल चमकता है, लेकिन नगर की गलियां, बाजार और लोग ही भारत की सच्ची सभ्यता हैं। तो दोस्तों, ये थी उस समय की कहानी जब लोग जनजातियों से राज्य तक पहुँचे, जहाँ पहले सब बराबर थे। अब कोई राजा था, कोई करदाता और कोई सैनिक। लेकिन यही विकास था जिसने भारत में आगे चलकर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और फिर भारत के विशाल इतिहास को जन्म दिया। यानी राजा, रजवाड़े और गणराज से शुरू हुई ये यात्रा जिसने पूरे भारत के भविष्य को आकार दे दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।